कोरोना काल में पॉजिटिव होना ज्यादा जरूरी होता है, नेगेटिव नहीं। लेकिन यूपी की सियासत में पॉजिटिव और नेगेटिव की लड़ाई 80 बनाम 20 की लड़ाई को लेकर मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। जी हां, सियासी घमासान भी तेज होने लगा है। इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर सियासी बवाल हो रहा है। मुख्यमंत्री का मानना है कि यह चुनाव 80 बनाम 20% का होगा। एक तरफ 80% होंगे तो दूसरी तरफ 20% होंगे। यूपी की लड़ाई में 80 और 20 का पेच क्या है? क्या ये धार्मिक जुगलबंदी है या सत्ता का नया समीकरण? इस पर अपने मेहमानों से बात करेंगे। जी हर सियासी दल के नुमाइंदे हमारे साथ इंडिया का सवाल में होंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। उससे पहले सभी राजनीतिक दल धार्मिक और जाति गोटियां फिट करने में जुट गई। कहीं हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है तो कहीं दलित ब्राह्मण कार्ड। अपने अपने वोट साधने के लिए प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। यूपी में इन दिनों हिंदू मुस्लिम को लेकर खूब राजनीति हो रही है। सपा बसपा से लेकर सभी पार्टियां उनको लुभाने में लगी। इन वोट के लिए सियासी बिसात बिछाई जा रही है। तो इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया राग छेड़ दिया है। उनका मानना है कि अब इस बार लड़ाई 80 और 20% की हो गई है। लड़ाई अब 80 और 20% की हो चुकी है। जो लोग सुशासन और विकास का साथ देते हैं वो 80% भाजपा के साथ है। जो लोग किसान विरोधी हैं, विकास विरोधी हैं, गुंडों माफियाओं का साथ देते हैं वो 20% विपक्ष के साथ है। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। और मुझे लगता है 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। अगर सीएम योगी के बताए आंकड़ों को मोटे तौर पर समझे तो यूपी में हिंदुओं और मुसलमानों के अनुपात में ये आंकड़े मेल खाते हैं। यूपी में करीब 20% मुस्लिम मतदाता है, जो सूबे की कुल 143 सीटों पर अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है, तो 73 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी 30% से ज्यादा है। 80 बनाम 20% वाले बयान पर अब विपक्ष बवाल काट रहा है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने योगी के बयान की निंदा करते हुए इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया। आपको याद होगा कि 80 और 20 का ये आंकड़ा जो योगी जी ने कहा, याद होगा वेस्ट बंगाल में अमित शाह जी कहा करते थे कि 200 के पार, अब की बार 200 के पार। वो समझ में नहीं आया था लोगों को। एक्चुअली वो ममता बनर्जी के लिए कह रहे थे कि अब की बार 200 के पार। यही हाल यहाँ उत्तर प्रदेश में भी होने जा रहा है कि 80 जिसको कह रहे हैं वो 80 समाजवादी पार्टी के साथ आएगा और 20% जो उनके है उनको मिल जाएगा। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां सियासी बिसात बिछाने में जुट गई हैं। सूबे में 20% के करीब मुस्लिम वोटर और 80% के करीब हिंदू वोटर को साधने के लिए सपा से लेकर बसपा कांग्रेस जुटी हुई है। तो ऐसी की AIMIM की नजर भी मुस्लिम वोट बैंक पर है। ऐसे में सवाल उठता है कि यूपी के मुस्लिम मतदाताओं का 2022 के चुनाव में क्या रुख होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी हाँ, बयानों का जिस तरह से बवाल मचेगा अभी आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक के बाद एक सियासी लाभ लेने के लिए नेताओं की जुबानी बोल न जाने कितने और बवाल खड़े करेंगे। यानी कि सियासत की बटलोई में उबाल जरूर आएगा। जी हाँ, इससे पहले कि मैं अपने इंडिया का सवाल कार्यक्रम शुरू करूं, आज आप सबको विश्व हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। मैं आपका तारुफ कराऊं अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, 4 दशकों से राजनीति को
बहुत करीब से जानकर अपनी टिप्पणी देने के लिए ऐसे जाने जाने वाले मशहूर पत्रकार राहुल देव जी हमारे साथ हैं। राहुल जी, आपका स्वागत है हमारे साथ। बीजेपी के प्रवक्ता जी हाँ तेज तर्रार हैं, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और कई बार अपने विरोधियों को गुस्सा भी दिला देते हैं। ऐसे भाई मनोज यादव, आपका स्वागत है। पहली बार इंडिया का सवाल कार्यक्रम में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने आई सृष्टि कश्यप, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता महेश आर्य, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जी हाँ, इससे पहले कि मैं अपनी बहस और चर्चा शुरू करूं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि सोचे वही जो आप बोल सके और बोले वही जिसका आप जवाब सुन सके। ये इंडिया का सवाल है। जी हाँ, सबसे पहले मनोज यादव जी, आपसे ये 80 बनाम 20 क्या होता है? सबका साथ सबका विकास। हम ये जानना चाहेंगे कि 80% में कौन और 20% में कौन? मनीष जी, मैं वो एक ही मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास और सभी का प्रयास। इसी मूल मंत्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चलती है। और योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार, वो डबल इंजन की सरकार है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वो स्पष्ट रूप से बेबाकी से कहा और वो सत्य कहा है, वो शाश्वत है। जिन लोगों को 80 लाख बेघरों को जो घर हमने उपलब्ध कराया, 2.5 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला गैस सिलेंडर के तहत उज्ज्वला गैस सिलेंडर दिए, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने शौचालय उपलब्ध कराए और 37,000 करोड़ रुपए जो किसानों के कर्ज माफी किया, 1,51,000 करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान किया। इस तरह से ऐसी लंबी फहरिस्त है जो विकास की फहरिस्त है, जिसके माध्यम से लोग लाभान्वित हुए हैं और लाभ ले रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जो सुशासन के समर्थक है, जो कानून व्यवस्था को पसंद कर रहे हैं कि जिस तरह से पहले जंगल राज था, गुंडा राज था, भू माफियाओं का राज था, और जो हमेशा विकास का विरोध करते थे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो सीईओ है अखिलेश यादव परिवार उसको चला रहा था, या उसके पहले मायावती जी के भी, वो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एक तरह से। तो वो केवल एक क्षेत्रीय दल जो एक परिवार विशेष और व्यक्ति विशेष तक सीमित हो गया था, न किसी समाज का भला हुआ, न ही वहां की 25 करोड़ जनसंख्या का भला हुआ, केवल परिवार के 15-20 सदस्यों का भला हुआ। तो ये स्पष्ट रूप से कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, वो स्पष्ट रूप से एकदम सत्य कहा है कि ये चुनाव 80 बनाम 30 का होने वाला है। जो उत्तर प्रदेश का विकास नहीं देखना चाहते हैं वो 20% की तरफ है, और जो उत्तर प्रदेश का विकास देखना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को नंबर 1 देखना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य की दृष्टि से। जी मनोज जी, आखिर जो विकास नहीं देखना चाहते या जिन्होंने विकास होने नहीं दिया, उनके प्रवक्ता महेश आर्य हमारे साथ हैं। महेश जी, अभी कुछ देर पहले हम मुलायम सिंह यादव जी को सुनवा रहे थे जो ये कह रहे थे, जी हाँ, कि हमें चुनाव जीतना है, सब साथ मिलकर चुनाव जीतेंगे, हमसे लोग डरे हुए हैं। आखिर कौन डरे हुए हैं? बीजेपी के बड़े नेताओं का भी उल्लेख किया उन्होंने। महेश जी जी बिल्कुल, मैं अभी सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना, हमने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी सुना और आदरणीय हमारी पार्टी के संरक्षक नेताजी मुलायम सिंह जी यादव जी को भी सुना। वो ठीक कह रहे थे, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हर वर्ग पूरी तरह से त्रस्त हुआ है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, गरीब हो, सब तरह के लोगों के धंधे चौपट हुए हैं। कोरोना काल में सारे त्राही मची है, तो वो वर्ग बहुत बड़ी संख्या में है। निश्चित रूप से जब से वो समाजवादी पार्टी के बैनर के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ इकट्ठे हुए, तभी से इनको लाभ और लाभ खतरा हो गया है। और अखिलेश यादव का तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को फोबिया हो गया है, क्योंकि उनको पता है कि ये लड़ाई 2022 की नहीं 2024 तक जाएगी। उनको मालूम है कि अभी उनके मुकाबले का अगर कोई लीडर निकल के आ रहा है तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, तो उनको खतरा 2022 का भी लग रहा है और 2024 का भी। रही बात इसकी जो 80 और 20 की बात कर रहे हैं, मनोज भाई को मैं बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल सही कहा कि भाई 80-20 की नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई 15 और 85 की है। ये 90 के दशक के बाद बहुत लंबे समय से जो सोशलिस्ट लोगों ने लड़ाई लड़ने की कोशिश किया यूनाइटेड होकर के, तो वो लड़ाई अब आमने सामने आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का असली स्वरूप तमाम पूरे देश की और प्रदेश की जनता ने देख लिया है। निश्चित रूप से समाजवादी
चाहे वो किसी भी जाति को हो, किसी भी वर्ग के हो, किसी भी स्तर के हो, सारे लोग मिलकर के 85% संख्या जो बहुजन नायक जो हुए हैं माननीय काशीराम साहब, उन्होंने लंबे समय से इस लड़ाई को लड़ा और बहुत पहले एक स्लोगन दिया था कि 1585 हम लोग जो मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से जो देश को बांटने का काम करते हैं, जो जातियों में फूट डालने का काम करते हैं, भाईचारा को तोड़ने का काम करते हैं और डिवाइड एंड रूल्स की पॉलिसी अपनाते हैं, वो की संख्या निश्चित रूप से 10-15 के आसपास होगी। मेरा मानना है मुझे लगता है अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनाव नहीं होते तो आप लोग आपस में ही आंकड़ों की बंदरबाट में तय कर लेते कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। महेश जी रुकिए, मैं आपके पास आता हूं। मेरे साथ इन पूरी बातों का विश्लेषण करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी भी है। राहुल जी आ रहा हूं। सृष्टि कश्यप हमारे साथ है, कांग्रेस की प्रवक्ता। सृष्टि, आपका स्वागत है। यूपी की जमीन में क्या लड़की हूं लड़ सकती हूं, आपको 40% पूरे उम्मीदवार मिले या नहीं? बिल्कुल, मैं मनीष अवस्थी जी, जब उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ मतदान जब पड़ते हैं उसमें 7 करोड़ मतदान महिलाएं देती हैं, उन महिलाओं को एक मौका दिया है प्रियंका गांधी जी ने अपने मतदान के साथ साथ अपनी आवाज को बुलंद करने का। तो आप उत्तर प्रदेश की महिलाओं को कम ना आंकिए कि हमारे पास वो है या नहीं है 40% टिकट देने के लिए। प्रियंका गांधी जी ने अपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था 40 क्या हम 50 देंगे अगली बार, क्योंकि इक्वालिटी में बिलीव रखती है कांग्रेस पार्टी। महिला सशक्तिकरण की बात हमेशा से करती आई है, चाहे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हो या उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हो या हमारी स्पीकर रही हो, तो हमेशा से महिलाओं के हित में सोचा है हमारी पार्टी ने और आगे भी हम वही करेंगे। सृष्टि जी, केवल उत्तर प्रदेश में ही महिलाएं नहीं है, 4 और प्रदेशों में चुनाव है, वहां के लिए प्रियंका जी ने कुछ नहीं कहा। केवल उत्तर प्रदेश में ही 40% महिलाओं को टिकट देने की बात, ये पक्षपात महिलाओं के साथ क्यों? बिल्कुल सही सवाल है आपका मनीष अवस्थी जी। ये सवाल प्रियंका गांधी जी ने जब से ये इस बात की घोषणा की है 40% टिकट की, तब से पूछा जा रहा है पार्टी से, और उन्होंने बहुत क्लियरली ये बात कही है कि वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, जिसकी वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया है। बाकी हमारे जितने राज्य हैं जहां चुनाव होने वाले हैं, दे आर वेलकम टू टेक द स्टेप इन देयर ओन स्टेट्स। उनका स्वागत है अगर वो कदम अपने स्टेट्स में भी लागू करते हैं, अगर ये ऐसी घोषणाएं वहां पे भी करते हैं तो। लेकिन प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, मैं उत्तर प्रदेश की प्रवक्ता हूं, इसलिए मैं आपको उत्तर प्रदेश का पक्ष आपके सामने रखना चाह रही हूँ। जी, दैट्स अ वेरी डिप्लोमेटिक वे सृष्टि, द वे यू आंसर्ड। राहुल जी, आपने तीनों सियासी दल के प्रवक्ताओं को सुना। ये 80 बनाम 20 कई बार कहना कि हम विकास के मुद्दे पर जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कर्म पर धर्म हावी दिखाई देता है। राहुल जी, हमारा 1585 का था। बहुत, ये मैं कहूँगा मनीष, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात कही है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उसका अर्थ सबको बहुत साफ है, उसके बारे में किसी व्याख्या की जरूरत नहीं है। अब उसको कोई भी अर्थ देने की कोशिश की जाए, लेकिन मतलब बहुत साफ है, और ये सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम विभाजन है जिसकी ओर उन्होंने सीधा संकेत किया। आपको छुपाने की बात भी नहीं जरूर तुमको लगता। तो मैं कहूँगा कि ये जिस तरह की राजनीति पर वो चल रहे थे, शुरू में ये लगा था कि योगी जी उन्होंने जो विकास के काम किए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में बहुत अच्छे काम किए हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स चलाए हैं, शायद उनको वो अपने चुनाव रणनीति का और अपने विज्ञापनों का और प्रचार का आधार बनाएंगे, उसके आधार पर वोट मांगेंगे। लेकिन लगता है कि अंत में आखिर वो अपनी उसी पूरी पुरानी कहूँगा घिसी पीटी तो नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति पर आ गए हैं कि हिंदू मुसलमान के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को बांटिए और उसके आधार पर वोट लेने की कोशिश करें। ये बहुत शुभ संकेत है। मैं समझता हूँ कि प्रदेश के लिए भी बहुत कोई गौरव की बात नहीं है और देश के लिए भी गौरव की बात नहीं है, ना ही ये हिंदू धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए गौरव, किसी राजनीतिक पार्टी के लिए भी नहीं। अगर ओवैसी जैसे लोग ये कहें तो समझ में आता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो कैसी सीधी धर्म की राजनीति करते हैं। लेकिन जो संसार की सबसे बड़ी पार्टी कहती है तो वो पार्टी जो देश की और प्रदेश दोनों में सत्तारूढ़ पार्टी है, उसका एक मुख्यमंत्री, सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री सीधे 80-20 की बात करे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जी, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मनोज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? वहीं दूसरी ओर जब राहुल जी कह रहे थे तो महेश आर्य भी मुस्कुरा रहे थे। मनोज जी, आप अपनी बात रखें तो मैं महेश जी के पास जाऊं।
और उनसे भी कुछ और सवाल करूं। जी मनीष जी देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है? राहुल जी को पता है, भली भांति पता है तुष्टीकरण की, माई समीकरण की राजनीति कौन करता है? मुस्लिम यादव के समीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है। और मंगाना उनकी मदद वो मोबिलाइज करने का काम कांग्रेस पार्टी करती आई है। और मैं अबू आजमी जी को मैं पूछता हूँ, ये जो 1585 की बात कर रहे हैं ना मनीष जी, ये असरुद्दीन ओवैसी वाली बात कर रहे हैं, असरुद्दीन ओवैसी वाली बात कर रहे हैं कि 15/85 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इनके अबू आजमी जी नेता है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि हम 15/85 होने वाला है, कि 15 भारी करने वाले हैं 85 के ऊपर। तो तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? और जिन्ना को कौन लेकर के आया बीच में मैदान में? जिन्ना का महिमा मंडन किसने किया? जहां विभाजन का दंश झेला, पूरे देश में अखंड भारत खंडित हो गया और उसके बाद भी एक खंड और हुआ, बांग्लादेश बना। ऐसा नहीं था कि उसी के कारण एक ही बार विभाजन हुआ, और उस दंश झेलने के बावजूद भी किसका महिमा मंडन किया गया? जिन्ना साहब का, जिन्ना इनके चच्चा बन गए, इनके अब्बा चान बन गए, कितना महिमा मंडन कर रहे थे अखिलेश यादव। और हम अगर सांस्कृतिक अपने धरोहर को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं, उसका पोषण करने का काम कर रहे हैं, पुनर्निर्माण करने का काम कर रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या कर रहे हैं? अगर भव्य शांति कॉरिडोर बना है तो अच्छी बात है, और रोजगार भी पैदा होंगे, पर्यटन के साधन भी उपलब्ध होंगे। अगर हम लोग बात कर रहे हैं अयोध्या के राम मंदिर की, तो कितना विवादित मुद्दा था, वो हल हो जाए तो अच्छा ही विषय है। ये कार सेवकों पर गोली चलाने वालों को समझ में नहीं समझ में आएगा, तो कार सेवकों पर गोली चलाने वाले सफाई है, लाल टोपी वाले, इनको समझ में नहीं आएगा हिंदुओं का दर्द क्या होता है। लेकिन इनके अपने आदमी जरूर बोलेंगे कि 15% बनाम 85%। तो ये धर्म तुष्टीकरण डिवाइडेड रूल कौन कर रहा है? डिवाइडेड रूल कर रहे हैं समाजवादी पार्टी, डिवाइडेड रूल समाजवादी पार्टी कर रही है। इसलिए इनके नेता बोल रहे हैं कि 15 बनाम 85 की लड़ाई है। तो 15 कौन है? 15% के आसपास मुस्लिम समुदाय है, जबकि हम ये बोल रहे हैं कि 80%। अगर इस आंकड़न को अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए मनीष जी, तो 2014 में लोकसभा में 80 सीटों में से 73 के आसपास हमारे पास आई थी, तो 80% के आसपास हमको सीटें मिली थी। 2017 के अंदर 403 सीटों में से 325 सीटें हमको मिली थी, तो लगभग 90% के आसपास जनता ने हमें समर्थन दिया, हमें आशीर्वाद दिया, हमें प्यार दिया, चुनाव दिया। तो हम उस 80% की बात कर रहे हैं, हम उन्हें 80% की बात नहीं कर रहे हैं जो जंगल चलाते हैं। मनोज जी, आपके तमाम सवालों पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आपको ज्यादा समय दे दिया तो महेश जी कहेंगे कि 80% आपने उनको दिया, 15% हमको क्यों? महेश जी आप स्वतंत्र हैं, ये लोकतांत्रिक मंच है, यहाँ आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन तुष्टीकरण का आरोप आप पर भी लगता है, आप इससे बच नहीं सकते। लाल टोपी पहनना और दूसरी हरी टोपी पहनना, टोपी उछालना तो सियासत का एक, आप समझिए कि गुणधर्म हो गया है। नहीं देखिए, मनोज जी को अभी जिस तरह से बता रहे थे, अभी इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो मामला जो उन्होंने किया है, जब इनके पास कोई विकास का बताने के लिए नहीं है, इन्होंने क्या कोई समाज को जोड़ने का काम किया हो, भूल को बताने के लिए नहीं है, क्या इन्होंने जनता को डिलीवर किया, वो इनके पास बताने के लिए नहीं है। निश्चित रूप से भगवान की शरण में आते हैं, मंदिर वंचित करते हैं, कब्रिस्तान पाकिस्तान की। अभी जो 80 और 20 का देखिए, बोलिए नहीं मनोज जी, देखिए मैंने आपको इंटरव्यू नहीं किया, सीखिए, संस्कार देखिए, तुम्हारी पार्टी और तुम्हारे लोगों के संस्कार यही है, सच्चाई आप बोल नहीं सकते, और जब आप इंटरव्यू करना शुरू कर देते हैं, मैंने गौर से धैर्य से सुना आपको, जरा सुनिए आप लोग। जो 1585 की बात मैंने इसलिए कही, आपके साथ तो हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ है ही नहीं आपके पास, आपका तो पूरा झूठ बोल पार्टी हो गई है, वही बोलते हैं। मैं आपको बताना है, मेरा 1585 का मकसद ये है, ये बहुत पुराना आंदोलन है, समाजवादी पार्टी, समाजवादियों के आंदोलन बेस्ड पार्टी है। इसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया जी और जो छत्रपति फूले साहब जी महाराज फूले जी, ये बहुत लंबे अरसे से ये वो तबका 85 संख्या है जो अभी तक शोषित रहा है, पीड़ित रहा है, वंचित रहा है अधिकारों से, उनकी संख्या मैंने बताई है। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती है हमारी पार्टी विकास की बात करती है, सभी वर्गों को साथ लेने की बात करती है, जोड़ने की बात करती है। आपकी पार्टी डिवाइड एंड रूल्स की बात करती है, समाजवादी पार्टी यूनाइट एंड रूल्स की बात करती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ऐसा है 80-20 की बात करते हो तो क्यों नहीं जनसंख्या करा लेते हो? जनगणना के लिए क्यों, जाति जनगणना के लिए क्यों पार्टी तैयार नहीं है? आपका बिहार का एलाइंस भी आपकी पार्टी के लिए वहाँ युद्ध शुरू हो गया, क्यों नहीं पिछड़ों की संख्या, क्यों भी जाति की गणना नहीं कराती आपकी पार्टी? अगर आपके पार्टी में
वास्तव में दलितों के लिए, पिछड़ों के प्रति अगर जरा भी स्नेह है, इंसानियत है, न्याय की भावना है तो जातिगत गणना कराइए। क्यों नहीं कराते आप लोग? हम आपका बुरा नहीं मानेंगे, हम ये मानते रहीमदास जी की एक लाइन है, उसको आप सुनिए, जारकी जैसी बुद्धि है तैसी कहीं बनाए और ताको कोरोना मानियो लैंड कहां से जाए। आपके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है, इसलिए आप लोग बीच में एंटर नहीं करते हैं। आपकी पार्टी का कोई संस्कार नहीं है, आपको आपके घर का भी कोई संस्कार नहीं। मैं आपके बीच में एक बार नहीं बोला, एक आप बराबर इंटरप्ट कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है आपके पास सच नहीं है और आप लोगों को इसका जवाब मिलने वाला है 2022 में और जल्दी समय आ गया है। देर नहीं लगेगा आप लोगों को वहां महेश आर्य जी, मनोज यादव जी, मैंने पर्याप्त समय आप दोनों को दिया। मेरे साथ पैनल पर एक और सियासी दल की प्रवक्ता और विश्लेषक के रूप में जी हाँ 4 दशक से ज्यादा जिनका राजनीति पर अनुभव है, तजुर्बा है और जिन्होंने अपनी टिप्पणी लगातार 4 दशकों से ज्यादा की है और आज भी कर रहे हैं, ऐसे राहुल देव जी भी है। मैं उनके पास भी जाऊंगा। सृष्टि जी, सृष्टि, मेरा सवाल आपसे ये, तुष्टीकरण के आरोप से आपका सियासी दल भी नहीं बचा है। बीजेपी हमेशा कहती है कि तुष्टीकरण की शुरुआत में सबसे पहली आहुति किसी की रही है तो वो कांग्रेस की रही है। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा, अगर हम कांग्रेस के तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, इट्स ऑल इन द पास्ट। बिकॉज मैं आज भी आई बेग टू डिफर कि भाजपा जो आरोप लगा रही है दैट इज ट्रू, बिकॉज वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश के लिए काम किया है। तभी आप हमारी हिस्ट्री उठा के देख लेंगे तो हमारे देश में जब हमारे GDP रहा है, हमारी इकोनॉमी रही है, दैट वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन साउथ एशिया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अंडर मनमोहन सिंह का रूल। सेकेंड ऑफ ऑल, हम आज बात क्यों कर रहे हैं तुष्टीकरण की? देयर आर सम फैक्ट्स जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ मनीष जी। आज हम बात कर रहे हैं तुष्टीकरण की क्योंकि इस देश में हमारे दो की जो सरकार चल रही है उसमें अडानी की ग्रोथ, इनकम जो ग्रोथ है दैट इज 1000 करोड़ पर डे। अंबानी का रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रू बाय 200 बिलियन, विच इज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी जिसका मार्केट में ग्रॉस कैपिटलाइजेशन इतना है। वहीं एक आम इंसान की मिनिमम वेज जो है, मिनिमम वेज ऑफ अ कॉमन वर्कर इज 178 रुपीज पर डे। और अगर हम बात करें यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट और NCRB के डेटा से सुसाइड की, तो हमारे फार्मर्स की सुसाइड 29 होती है ऑलमोस्ट एवरी डे। अनएम्प्लॉयड यूथ सुसाइड करते हैं 42 यूथ एवरी डे। सेल्फ एम्प्लॉयड 47 सुसाइड्स एवरी डे। तो जब हमारे देश के युवा बेरोजगारी की तरफ बढ़ते हैं, बिकॉज वो 45 इयर्स की हाई है 13.3%, हमारे ये जो डबल इंजन की विफल सरकार रही है हर मोर्चे पे, चाहे वो स्वास्थ्य ले, सुरक्षा ले, महिला सुरक्षा की अगर हम बात करें, शिक्षा की बात करें, हमारे आज युवा आज लाठियां खा रहे हैं। अगर वो घेराव करते हैं मुख्यमंत्री आवास का तो पुलिस की लाठियां पड़ती है अपने हक के लिए। वहां पे इतने अभ्यर्थी घोटाले हुए हैं जब से ये सरकार आई है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के हर 16 मिनट पे रेप होते हैं यहाँ पे, जिनको रिकॉर्ड तक नहीं किया जाता है, FIR तक नहीं दाखिल की जाती है, जिनकी पूरा सरकारी तंत्र लग जाता है हाथरस और उन्नाव जैसे कांड को झूठा साबित कराने में कि लड़की के साथ तो रेप ही नहीं हुआ। परिवार वालों को सृष्टि जी ससम्मान, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आप लोगों को तो दिक्कत हो रही है 403 सीटों के लिए उम्मीदवार कहां से आएंगे? अगर आप लोगों ने इतने अच्छे काम किए तो जनता ने आपको नकारा क्यों? बहुत ही गलत सवाल है आपका। हमारी पास्ट में वी हैव हैड मेड मिस्टेक्स, जनता ने हमें स्वीकारा नहीं पिछले 3 दशकों में उत्तर प्रदेश में। फिर भी हम देखेंगे उत्तर प्रदेश 32 साल बदहाल क्यों रहा? बिकॉज कांग्रेस पार्टी नहीं रही यहाँ प्रदेश में। लेकिन कांग्रेस जब सेंटर में रही है, UPA 1 हो, UPA 2 हो, देश ने प्रगति की है, किसी एक पार्टी ने प्रगति नहीं की है। देश को हमेशा आगे रखा है, देश को सर्वोपरि रखा है, देश की इकोनॉमी को आगे रखा है, चाहे हमारी बॉर्डर की सुरक्षा की बात हो। आज क्यों चाइना हमारे देश के अंदर घुसा आ रहा है और एक नाकारा निकम्मे प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य होता है कि हमारे देश में तो कोई आया ही नहीं, जबकि हमारे सैनिकों पे हमला किया जाता है, उस पर चुप्पी साध के बैठे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि शब्दों की मर्यादा बनी रहे। वो संवैधानिक पद है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि शब्दों की मर्यादा बनी रहे, शब्दों की मर्यादा बनी रहे। सृष्टि जी, देखिए, मैं एक आपसे बात कर रही हूँ, शब्दों की मर्यादा क्या? उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखी जब उन्होंने पंजाब की जनता को वहां गुनहगार ठहरा दिया कि मैं वहां से बच के निकल आया। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शब्दों की गरिमा रखी जब उन्होंने प्रदेश के जनता को यहाँ पे 80 और 20 के बीच में बांट दिया? यहाँ बंटवारा कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। क्या ये लोकतांत्रिक देश में ये ऐसा हम मान सकते हैं? हम इससे बर्दाश्त कर सकते हैं? जी मनोज जी ला रहा हूँ, मुझे राहुल जी के पास जाना है।
एक टिप्पणी के लिए राहुल जी से मैं एक टिप्पणी लूंगा। सृष्टि जी आ रहा हूं। राहुल जी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये प्रदेश के चुनाव हैं या भारत पाकिस्तान के। इसमें जिन्ना भी आ जाता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आ जाते हैं, नेहरू आ जाते हैं, सरदार पटेल आ जाते हैं, फिर कौन कहां से पढ़ा ये आ जाता है। ये प्रदेश का चुनाव है या दो मुल्कों का चुनाव है? राहुल जी। मनीष, इनका जवाब तो खैर अभी मैं दूंगा, लेकिन मैं केवल उंगली उठा रहा था सृष्टि जी को ये कहने के लिए कि वो सचमुच गलत शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। उनको आलोचनीय जिसकी जितनी आलोचना वो चाहें कर सकती हैं, हम सब कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद ही अपनी शब्दों की मर्यादा नहीं रखेंगी तो फिर किसी और को मर्यादा भंग का उस पर आरोप आपको लगाने का कोई अधिकार नहीं मिलता। मर्यादा की बात करने से पहले मर्यादा का पालन करना पड़ता है। आप प्रधानमंत्री को ये निकम्मा नकारा ये नहीं कह सकती। मैं समझता हूं कि आपको खेद प्रकट करना चाहिए। आपको जिस भी मुद्दे पर उनकी आलोचना करनी है खूब आलोचना करिए जी, इसीलिए शब्दों का चयन इसमें सावधान होना चाहिए आप। जी, शब्दों का चयन बड़ा इस बात। जी राहुल जी आपने ठीक कहा। भाषा चित्त की खेती जरूर होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल और प्रयोग किस सौहार्द और सौम्यता के साथ किया जाए इसका पालन जरूरी हो जाता है। सृष्टि जी, क्या आपको खेद है? देश के वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी ने कहा है कि आपको इसका खेद व्यक्त करना चाहिए जो देश के प्रधानमंत्री के लिए आपने कहा है। आई एम सॉरी मनीष जी, बट मेरे लिए उस प्रधानमंत्री जी के लिए आप मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं रिस्पेक्ट से बात करूं जब इस देश के 700 किसानों ने शहादत दी कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ते हुए, और इस देश के प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि वो मेरे लिए थोड़ी मरे थे। ये वक्तव्य था प्रधानमंत्री का। तो जिस दिन प्रधानमंत्री अपनी गरिमा पे काबिज हो जाएंगे उस दिन वो देश की जनता से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करना शुरू कर देंगे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है सृष्टि जी अभी भी आप खेद व्यक्त करने की बजाय आप दूसरे तर्क दे रही हैं। हमारे साथ मनोज यादव हैं। मनोज यादव और सृष्टि कश्यप को एक फ्रेम में लाया जाए, फिर मैं राहुल जी के पास जाऊं। मनोज यादव जी और सृष्टि कश्यप एक फ्रेम में लाए जाएं। मनीष जी, ऐसा मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, बीच में कोई इंटरप्ट ना करे। जी, आप अपनी बात रखें मनोज जी। मनीष जी, इन्होंने जो बोला ये इनका संस्कार है, क्योंकि एक गरीब परिवार से, एक मध्यम वर्गीय परिवार से एक प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो चांदी की चम्मच लेकर के जो राहुल गांधी पैदा हुए हैं, जो निकम्मे नकारा है, जो पार्टी को 2 के आंकड़े पर सिमट गई जिनकी पार्टी, और वो निकम्मे नकारा इनके राहुल गांधी है जो पार्टी का ये हस्र हो गया है। और ये इनको मैं बता दूं, जहां तक चाइना गलवान वैली की बात है तो 1 इंच भी वो लोग हमारी तरफ नहीं बढ़ पाए। गलवान भी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश की बात करिए जहां हमारे आप सुनिए ना, अभी क्या तरीका है। अभी सुनिए, सृष्टि जी मनोज जी को अपनी बात रखने दीजिए। सुनिए, अभी उनको अपनी बात रखने तरीका नहीं है। आप हमारे प्रधानमंत्री को कुछ भी बोलेंगे, हम चुपचाप सुन रहे थे। सुनिए अभी आप सुनिए, ये निकम्मे नकारा जो थाईलैंड जाकर के पिकनिक मना रहे हैं, जो नकारा आपका राहुल गांधी है, वो वहां जाकर के इटली में जाकर के पिकनिक मनाता है। आपकी पार्टी 2.5 के आंकड़े पर सिमट के रह गई और प्रधानमंत्री को बता रहे हैं। और 43,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि किसने दी थी? आपके चच्चा नेहरू ने दी थी। आपके चच्चा नेहरू ने 43,000 वर्ग मीटर की भूमि चीन को लंबा लेट करके नतमस्तक होकर के दे दी थी। और किसकी बात कर रहे हैं? किस शासन की बात कर रहे हैं? अरे आप उत्तर प्रदेश में ना 3 में है ना 13 में, उत्तर प्रदेश में ना 3 में है ना 13 में। और किसकी बात कर रहे हैं? शासन की बात कर रहे हैं, तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। ये पार्टी इस पार्टी के देश के सभी संसाधनों पर मुसलमानों का पहला प्राथमिकता है। किसने बोला? आपके प्रधानमंत्री ने। ये पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। किसने बोला? राहुल गांधी ने बोला। तुष्टीकरण की राजनीति और डिवाइड एंड रूल की राजनीति कौन करता है? कांग्रेस पार्टी करती है। और जहां तक आप उन्नाव की बात कर रहे थे, हाथरस की बात कर रहे थे, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपकी जो बहन है प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, उनसे निवेदन कीजिए कि भैया एक बार राजस्थान में भी जाकर के हो आइए। राजस्थान में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं का रेप हो रहा है। राजस्थान आपको दिखाई नहीं देगा, राजस्थान आपको दिखाई नहीं देगा। आपकी बहन प्रियंका वाड्रा को, आपके लाडले भाई राहुल गांधी को जो निकम्मे और नकारा है, जिसकी वजह से पार्टी का क्या हस्र हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने तो देश का नाम रोशन किया है। आज पूरा भारत का नाम पूरे विश्व में सम्मान के साथ किया जाता है। और जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब का विषय है, जहाँ तक जिस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले के ऊपर जिस तरह से चन्नी ने खिलवाड़ किया और जिस तरह की मनोज जी सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम अदालत ने समिति बना दी है, वो जांच करेगी। लेकिन मेरे इंडिया का सवाल का आज का विषय 80 बनाम 20
मुझे ऐसा लगता है चर्चा इस पे हो तो ज्यादा बेहतर। मुझे राहुल जी के पास भी जाना है। 13 में है, इसलिए मुद्दे को कहीं कहीं घुमाते हैं। इनके पास ना तो तथ्य है, ना ही इनके पास तर्क है। मुझे बताइए कितने उम्मीदवार इनको मिले हैं? 403 सीटों में अभी तक कितने आपकी मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बताइए। बीजेपी और कांग्रेस के एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनके उम्मीदवारों में एक जैसे लोग हैं। वन एट अ टाइम प्लीज। तकनीक के जिस फॉर्मेट पर ये बहस हो रही है, एक समय एक बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। जनता ने उनको नकार दिया उत्तर प्रदेश से। पार्टियों के नेताओं में, प्रवक्ताओं में संस्कार के नाम की चीज नहीं है। वो उनके नेताओं के आप शब्द बोल रहे हैं, अमर्यादित शब्द बोल रहे हैं, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ महेश जी आपके पास आता हूँ। महेश जी आपके पास आता हूँ। मुझे राहुल जी से जो सवाल मैंने पूछा था, राहुल जी ये समझ नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा कि इन चुनाव में, प्रदेश के चुनाव में जिन्ना, नेहरू, गांधी, पटेल, इन सब नामों को खींचने की क्या जरूरत? नहीं, देखिए ऐसा है कि कोई भी किसी भी प्रदेश का चुनाव हो, उसमें आप राष्ट्रीय नेताओं की, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की, राष्ट्रीय इतिहास की बात कर सकते हैं। उसमें कोई समस्या थोड़ी है। ये थोड़ी है कि प्रदेश का चुनाव हो रहा तो कि प्रदेश के बाहर की कोई बात ही नहीं होगी। आखिर प्रदेश में लोग जो मतदान करते हैं वो देश को भी ध्यान में रख के करते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रख के करते हैं, और एक सीमा के बाद प्रदेश और देश के बीच बड़े मुद्दे भी साझा होते हैं, एक जैसे होते हैं। इसलिए ये कोई समस्या नहीं है। प्रश्न ये है कि बातचीत की शैली क्या है, हमारी रणनीति क्या है, हम किस आधार पर राजनीति कर रहे हैं, हम वोट किस आधार पर मांग रहे हैं, हम धर्म के नाम पर मांग रहे हैं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके मांग रहे हैं, कि हम विकास के अपने कामों के आधार पर मांग रहे हैं। मैं समझता हूँ कि योगी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, विकास का बड़ा काम हुआ है, बड़ी योजनाएं उन्होंने शुरू की हैं, पूरी की हैं, और प्रदेश में कई अच्छी पहल की गई है। उनके पास काफी ऐसा मसाला है जिसके आधार पर वो वोट मांग सकते हैं। लेकिन यह सीधे 80-20 की बात करना, ये देश को और प्रदेश को, लोगों को बांटने का काम है। ये जो पहले से मौजूद विभाजन है हमारे समाज में, उसको और चौड़ा करने का काम है। इसलिए मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण कह रहा हूँ। और मैं मनोज जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप जिन शब्दों पर सृष्टि जी के आपत्ति कर रहे हैं, मैंने भी की थी, लेकिन आप खुद ही वही शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको अधिकार कहाँ इन शब्दों पे आपत्ति करने का? ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री को, आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके बारे में कांग्रेस पार्टी ने पता नहीं कैसे शब्द उनके लिए घड़े गए, क्या बोला गया, कैसी निकृष्ट भाषा का प्रयोग किया है। मनोज जी आप क्यों कर रहे हैं? मनोज जी आप क्यों कर रहे हैं? किसी गांधी परिवार में जन्म नहीं लिया है, चांदी की चम्मच लेकर मनोज जी राहुल जी की चिंता है भाषा शैली को लेकर। अगर कोई कर रहा है तो आप उसका डुप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं? ये कट कॉपी पेस्ट क्यों होना चाहिए? यही चिंता राहुल जी भी जता रहे हैं। मनोज जी आता हूं आपके पास। महेश आर्य जी, योगी जी ने ये तक कह दिया है कि मैं गर्दन भी काट कर अगर तश्तरी में रख दूंगा तो आखिर मुझे वो वोट नहीं मिलने वाले, वो नेगेटिव वोट्स हैं। सकारात्मक वोट 80% जो उन्होंने काम किया है वही मिलेंगे। तो वो 20% विरोध करने वाले, जो इन कामों को पसंद नहीं करते, वो उन्हें वोट नहीं देंगे और वो नेगेटिव वोट है। देखिए मनीष भाई, एक्चुअली इनकी पार्टी का किसी भी नेता का संविधान में कोई भी बिलीफ नहीं है, और इसलिए ऐसी भाषा का देश तोड़ने की भाषा करते हैं, समाज को बांटने की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरह योगी जी ने अगर इस तरह से बात किया है तो निश्चित रूप से समाज को विभाजित करने वाली भाषा है, और किसी भी साधु संत से ऐसी भाषा की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री के साथ साथ एक भगवान रूप में भी चूल्हा ओढ़े हुए हैं। तो उनकी एक छवि एक संत की भी मानी जाती है, लेकिन अगर संत की छवि मानी जाती है तो इस तरीके की भाषा बिल्कुल मैं उसकी निंदनीय भाषा का कहता हूँ, निंदनीय भाषा का इस्तेमाल किया है। और वो यदि या तो अगर जायज ठहराते उस भाषा को तो उनको गद्दी छोड़ देना चाहिए स्वतः, क्योंकि संविधान की शपथ लेकर के जो व्यक्ति उस पर बैठता है वो संविधान इसकी इजाजत नहीं देता कि इस तरीके से हमारी गर्दन भी कटा दें। तो निश्चित रूप से उनकी छवि, पीछे की छवि, इनका जो मंत्री बोलता है, टेनी बोल रहा था, जो किसानों को धमका रहा था, समाज में भय पैदा कर रहे थे, तो कह रहे थे आप जानते नहीं है, मेरा इतिहास ये है। तो इनके एक ही नेता, वो तो टेनी तो एक नमूना था। पूरे देश के नेताओं का यही चरित्र है, यही तो अफसोस है। पूरा समाज को बांटने का काम करते हैं और पूरा समाज को डिवाइड करने की भाषा बोलते हैं, समाज को लड़ाने की भाषा बोलते हैं,
विकास के नाम पे मैं कह रहा हूँ पूरे प्रधानमंत्री जी की बात आ रही है। मैं जो अपने कांग्रेस प्रवक्ता की बात का मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बात कहा, इनके प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, बात सही है। देश के संविधान की शपथ लेकर के देश की जनता ने उनको चुना है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को भी एक पार्टी का वर्कर के रूप में काम नहीं करना चाहिए। उनको भाषा शैली का इस्तेमाल संविधान में जो प्रावधान है उसका करना चाहिए। उनको ये प्रमाणित करना चाहिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं हूँ। उनको प्रमाणित करना चाहिए आरएसएस का प्रधानमंत्री नहीं हूँ। उनको प्रमाणित करना चाहिए 135 करोड़ की दलितों की पिछड़ों की पूरे देश की जनता का प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, पूरे देश की जनता उनकी गुणगान करेगी, उनका रेस्पेक्ट करना सीखेगा। पूरे देश का नागरिक संविधान प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, एक आम नागरिक को एक वैल्यू देता है, एक वोट एक वैल्यू पर कितने सवाल उठा रहे थे, बराबर सम्मान कितने सवाल उठाए, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया राम मंदिर पर तो कितने आपने सवाल उठाए। तो संविधान की और सर्वोच्च न्यायालय की दुहाई मत दीजिए महेश आर्या जी, संविधान और सर्वोच्च न्यायालय की दुहाई देना बंद कीजिए, भगवान से दुआ करता बंद कीजिए। उसके मतलब ये नहीं कि किसान उनकी नजर में आतंकवादी हो जाए। किसानों का 1,51,000 करोड़ रुपए जो उनका गन्ने का भुगतान करने का भारतीय जनता पार्टी ने किया। SAP 290 रुपए बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 36,000 करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान करने का करोड़ रुपए कर्जा माफी करने का काम हमने किया है और आपकी सरकार ने किया। क्या बुआ और बबुआ ने मात्र 96,000 करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान किया। मनोज यादव जी, महेश आर्य जी, हमारे साथ सृष्टि है। सृष्टि ने उंगली उठाई थी। सृष्टि, मेरा सवाल आपसे, आखिर सियासत में क्या हिंदू मुसलमान के बगैर सियासत का काम नहीं चलेगा? कानून का खिलवाड़, घटिया सियासत का काम नहीं चलेगा। अगर हम एक प्रगतिशील सियासत की ओर आगे बढ़ेंगे तो हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण की राजनीति से कभी भी प्रदेश या देश का विकास नहीं हो सकता। दूसरी बात, हम 80 बनाम 20 की बात करते हैं। भाजपा क्यों भूल जाती है कि 2017 में उन्हें सिर्फ और सिर्फ 40% वोट मिले थे। मनोज यादव जी, जस्ट बी क्वाइट फॉर अ मोमेंट, लेट मी स्पीक। मनोज जी, मैंने आप सबसे आग्रह किया था और मुझे इस बात का विश्वास था कि आज इंडिया का सवाल काफी मनोज जी, महेश आर्य जी, मुझे इस बात का अंदेशा जरूर था, इसलिए मैंने पहले कहा था कि ये बहस काफी आक्रामक होगी। तो मैंने कहा था सोचे वही जो बोल सके और बोले वही जिसका आप जवाब सुन सके। मनोज जी, सृष्टि को बोल लेने दीजिए। तकनीक के जिस फॉर्मेट पर यह बहस हो रही है, एक समय एक बोलेगा तो लाखों करोड़ों दर्शक जो इस समय आपको देख और सुन रहे हैं उनका भी लाभ होगा और आपको फायदा भी मिलेगा कि आप अपनी पार्टी की बात इंडिया का सवाल के मंच पर रख भी रहे हैं। सृष्टि, अपनी बात पूरी करें। हम आज यहाँ परसेंटेज की बात कर रहे हैं। एक प्रदेश के चुने हुए लोकतांत्रिक तरीके से एक मुख्यमंत्री ने लोगों को बांटने की बात कही। एक नहीं, दो प्लेटफॉर्म्स पे कही, चाहे इंडिया टुडे हो चाहे न्यूज 18 हो। उनका सीधा ये मतलब था कि वो प्रदेश की जनता को बांटना चाहते हैं। 80% उन्होंने हिंदुओं की बात की। उत्तर प्रदेश में जब 2017 में चुनाव हुए तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा को 40% वोट मिले। तो क्या बाकी के 60% जनता जिन्होंने भाजपा को नहीं चुना, क्या वो आज देशद्रोही है? क्या वो आज विकास के विरोधी हैं? क्या आज उन्हें यहाँ पे एंटी किसान कह देंगे आप? यहाँ उन्हें माफिया कह देंगे? और ये आज किसानों की बात कर रहे हैं। 700 से ज्यादा शहादत दी है किसानों ने हमारे, और उनके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ना कोई शब्द बोले, ना उत्तर प्रदेश के इस देश के प्रधानमंत्री ने खेद व्यक्त किया। उन्होंने तो सत्यपाल मलिक से ये कह दिया कि वो मेरे लिए थोड़ी मरे थे। प्रधानमंत्री का वक्तव्य है कि वो मेरे लिए थोड़ी मरे थे, अपने हक के लिए लड़े थे वहां पे, आपकी वजह से बैठे थे वहां पे। और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा को सिर्फ और सिर्फ 50% वोट मिले। तो क्या उस वक्त भी वहां सृष्टि, मुझे इंडिया का सवाल खत्म करना है। राहुल जी के पास जाना है। राहुल जी, इस समय जबकि पैंडेमिक है और चुनाव आयोग ने कहा है कोई पदयात्रा नहीं, रैली नहीं और इसके साथ साथ कोई रोड मार्च और किसी भी प्रकार की भीड़ जुटाने की पाबंदी है, ऐसी सूरत में इस तरह के बयान से पोलराइज कर फायदा लेने की ये जो कवायद है, जो वर्चुअली लूटने के लिए सियासी दल कर रहे हैं और आने वाले दिनों में करेंगे, आपको लगता है इसका लाभ मिलेगा? ये कहना तो बहुत कठिन है, लेकिन अभी देश का मैं कहूँगा दुर्भाग्य है कि जहरीली बातों से लोगों को फायदा होता है। समाज बंटता है तो उससे पार्टियों को फायदा होता है।
हिंदू मुस्लिम अलगाव होता है तो एक तरफ ओवैसी जैसे और दूसरे जो मुस्लिम राजनीति करते हैं उन लोगों और उन पार्टियों को फायदा होता है, और जो हिंदू राजनीति करते हैं उनको फायदा होता है, और उसके बीच में जो मारा जाता है वो है देश, वो पूरा समाज और पूरा प्रदेश। तो ये एक दुर्भाग्य है, मैं कहूँगा कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है हम लोग, दुर्भाग्यपूर्ण समय में हैं। अब सत्ता में बैठे लोग अगर इस तरह की बात कहें तो फिर उनको रोकने वाला कौन है? क्योंकि संविधान और कानून इतना तो कोई हर समय हर शब्द पकड़ के नहीं बैठ सकता। तो हम तो ये अपेक्षा ही करते हैं, देश की जनता भी अपेक्षा करती है कि जो नेतृत्व कर रहे हैं जो हमारे नेता हैं वो हमारा बुद्धिमत्ता में भी, संतुलन में भी, सम्यक बातें करने में और शांतिपूर्ण बातें करने में, विकास की बातें करने में हमारा नेतृत्व करेंगे। अगर वो विभाजन में नेतृत्व करेंगे तो फिर तो दुर्भाग्य के अलावा और क्या कहा जाए। जी राहुल जी, देयर इज अ सेइंग, अ स्लिप ऑफ अ टंग यू मे नॉट एवर रिकवर। इसीलिए जुबान से निकलने वाले शब्द बड़े नापतोल के निकलने चाहिए। हमारे साथ आज इंडिया का सवाल में राहुल देव जी आए, हमारे साथ महेश आर्य, सृष्टि कश्यप, मनोज यादव, आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, आमतौर पर यह धारणा होती है कि सियासी दल अपने मतदाता के पास, जी हाँ, आमतौर पर यह धारणा होती है कि सियासी दल अपने मतदाता के पास अपने कामों को लेकर जाते हैं, लेकिन सियासत है जनाब, यहां पर कर्म पर धर्म हावी दिखाई देता है। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, इमरान मसूद पर FIR दर्ज। इस वक्त की बड़ी खबर, इमरान मसूद आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई, महामारी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज। इस वक्त की बड़ी खबर, इमरान मसूद आज सुबह कार्यकर्ताओं की बुलाई थी बैठक, आज ही किया है सपा में शामिल, कांग्रेस का हाथ छोड़ सपा में शामिल हुए हैं इमरान मसूद। इस वक्त की बड़ी खबर, इमरान मसूद पर FIR दर्ज, आचार संहिता के उल्लंघन के चलते FIR दर्ज। इस वक्त की बड़ी खबर। वहीं कांग्रेस नेता इमरान मसूद के सपा में शामिल होने के ऐलान के बाद हमारे संवाददाता राजेश कुमार जैन ने इमरान मसूद से खास बातचीत की। सुने आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ हैं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद जी, जिन्होंने आज अपने समर्थकों से राय के बाद समाजवादी पार्टी में जाने का फैसला किया। बात करते हैं इमरान मसूद जी से, आखिर किन विषम परिस्थितियों में उन्होंने फैसला लिया। इमरान मसूद जी, आपने आज अपने समर्थकों के साथ फैसला करके समाजवादी पार्टी में जाने का फैसला लिया, आखिर क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति इस ओर इंगित कर रही है कि लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। उस परिस्थिति के अंदर मैंने समाजवादी पार्टी में जाने का निर्णय लिया। पहले कई बार इस बात की अफवाहें उड़ी हैं, चर्चाएं चली हैं पिछले 3-4 महीने से, क्या आपने डिमांड भी रखी है कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन होना चाहिए, जब भी जो है भाजपा को रोक सकते हैं, आपकी बात नहीं मानी गई? मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो परवान नहीं चढ़ सकी। अब वक्त निर्णय लेने का था, तो हमने निर्णय लिया कि हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ जाकर के उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। कांग्रेस के सर्वेसर्वा राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, आप उनके बड़े चहेते गुटबू में माने जाते थे नेता, आपको राष्ट्रीय सचिव जैसा महत्वपूर्ण पद, आखिर क्या नहीं लगता क्या आपने उन छोड़ के उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा विश्वास तोड़ा है उनका? हाँ, लेकिन मजबूरी है, बहुत सारी मजबूरी होती है। देखिए, प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, उन हालात के अंदर उत्तर प्रदेश को ज़रूरत है कि एक ऐसा मजबूत नेतृत्व उत्तर प्रदेश के अंदर आए जिसके नाम के ऊपर भाईचारा मोहब्बत कायम हो, जो किसानों के लिए, जो नौजवानों के लिए, जो प्रदेश को विकास की ओर ले जाने के लिए काम कर सके। और वो केवल और केवल अखिलेश जी मुझे नज़र आते हैं, इसलिए मैंने निर्णय लेने का काम किया। आपका राजनीतिक भविष्य समाजवादी पार्टी से शुरू हुआ था, क्योंकि टिकटों के बंटवारे को लेकर विवाद स्वरूप आपने समाजवादी पार्टी छोड़ी थी। क्या लगता है फिर अब आप समाजवादी पार्टी में टिक पाएंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी में मेरा जन्म हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थीं, कई बार आपस में हो जाता है, लेकिन मैं अपने परिवार के अंदर जो मेरा, जहाँ मेरा लालन पालन पोषण राजनीतिक हुआ, उस परिवार के अंदर वापसी कर रहा हूँ। और मैं एहसानमंद हूँ राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का। उन्होंने मुझे बेहद सम्मान दिया और उन्होंने मेरे ऊपर बहुत विश्वास भी किया। आपने मात्र अपने बलबूते पर सहारनपुर से 2 सीटें कांग्रेस की झोली में डाली थी,
नरेश सैनी विधायक और मसूद अख्तर विधायक, क्या वो भी आपके साथ जा रहे हैं? नहीं, मेरा बलबूता कुछ नहीं है, बलबूता तो सब जनता का है, सब साथियों का सम्मान है और साथियों के साथ मैंने सबको कहा है जो चलना चाहे चले, जो नहीं चलना चाहे उसकी मर्जी है। क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी भाजपा का मुकाबला कर पाएगी? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के अलावा और क्या है? समाजवादी पार्टी भाजपा का मुकाबला, भाजपा कहीं है नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की बनेगी। ये थे हमारे साथ इमरान मसूद, जिनका स्पष्ट मानना है कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है, आने वाली सरकार भी समाजवादी पार्टी बनेगी। सहारनपुर से न्यूज इंडिया के लिए राजेश सिंह। जी हां, कांग्रेस का दामन छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए इमरान मसूद। इस बीच एक और बड़ी खबर, जी हां, पंजाब से सोनू सूद की बहन मालविका सूद कांग्रेस में हुई शामिल। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनू सूद से की थी मुलाकात। पंजाब चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुई मालविका पंजाब के सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदगी में हुई शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर, शेर है कि अंधेरों आओ मेरे घर से रोशनी ले लो, अंधेरों आओ मेरे घर से रोशनी ले लो, चिराग बुझने लगेंगे तो दिल जला दूंगा। एक ऐसी सोच ਦਾ नाम है सोनू सूद, जिन्हें मोगे शहर ਨੂੰ, पंजाब ਨੂੰ पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ रोशन ਕੀਤਾ है अपने हुनर ਦੇ ਨਾਲ, एक्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ अपने दिल तो लोगों की सेवा करके उसने एक अपने आप ਨੂੰ चमकदा सितारा दिखाया है। इज्जत कमाउण दे परमात्मा दी बख्शिश जिहड़ी है ਉਹਦੇ रंग न्यारे हुंदे। मैं फिर तो खैर मकदम करदा, खास तौर दे उत्ते सोनू सूद साहब नूं भी ਵਧਾਈ दिना। उन्हां दे काम जिहड़े ने मैनू उन्हां बारे ज्ञान देण दी और मैं ये कहना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी जिहड़ी है सब तो पुरानी पार्टी है। जिन्ने भी लोग बैठे हैं, मल्ला दा जदों उन्होंने पहली बारी वोट पाई सी तो कांग्रेस पार्टी नूं ही पाई सी, ते अज भी आपां जिन्ने भी इत्थे बैठे हैं आपां सारे कांग्रेस पार्टी दे, और आपां सारिਆਂ ने रल मिल के अपने कांग्रेस पार्टी नूं उपर लैके जाना है। तुहाडे सामने इन्नी वड्डी एग्जाम्पल्स दो बैठी हैं, तुसीं देखो जे आपां गल करिए 100 दिनां दे विच चन्नी जी ने वो कमाल करता है कि लोग दे हर किसी दे मुंह ते नाम है जी चन्नी जी, चन्नी जी। आम इंसान दे नाल किवें मिले। सिद्धू जी दी देखो किन्ना उन्हां च ज़ील हैगा वा, हमेशा उन्हां नूं हुंदा कि 111 दिन के मुख्यमंत्री चन्नी की तारीफ में कसीदे पढ़ती मालविका। जी हां, सोनू सूद की बहन है और कुछ दिनों पहले ये खबर आ रही थी कि सोनू सूद खुद एक उम्मीदवार बन सकते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस। जी हाँ, आखिर आज साफ हो गया कि मालविका होंगी कांग्रेस में शामिल और वो शामिल भी हो गई। आइए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई खत्म। लखनऊ में चल रही थी ये बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में रहे मौजूद। स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में रहे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर, बैठक हुई खत्म। जी हाँ, संघ की तरफ से सुनील बंसल जो कि संगठन मंत्री है, पहले चरण के उम्मीदवारों की नाम पर हुई चर्चा। घर घर जनसंपर्क करने जाएंगे बीजेपी के कार्यकर्ता। कल से प्रदेश भर में जनसंपर्क अभियान शुरू होने का संकल्प भी लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी यूपी सरकार के कार्यों को लोगों तक पहुंचाएगी। आज घर घर विकास कैसे हुआ, इस पर बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों के घरों को जाकर बताएंगे कि आखिर बीजेपी ने क्या किया। समिति विचारों उपरांत जो है वो अन्य लोगों से विचार करके केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड पर प्रस्तुत करता है। ये सारा प्रोसेस चल रहा है। हमारी प्राथमिकता है कि सभी का प्रत्याशी हो, प्रत्याशी सर्व स्वीकार्य हो और उसकी निष्ठा पार्टी संगठन के प्रति हो और कार्यकर्ता अपने को सहज महसूस करता हो और उसके जिताऊ स्वरूप हो। इस बार भी सर उम्र का कोई वो एक क्राइटेरिया बना है कि कितने उम्र के लोगों को मौका दिया जाएगा? बीजेपी में जो पहले से निश्चित है वही 70 या 75 क्या होता है? अब जो पहले से निश्चित है वही होगा। अच्छा, अब सर ये दूसरा, ये पहले चरण के लिए कब तक सूची जारी होगी? आज जो है, आज हम लोगों ने चुनाव में कोरोना संक्रमण का जो दुष्प्रभाव है उससे बचते हुए सुरक्षा के साधन उपायों में वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, चुनाव आयोग के सारे नियमों का पालन हम लोग कर सके
और उसके साथ साथ कार्यकर्ताओं में भी हम जागरूकता और अपनी बातों को कैसे पहुंचा सके, सोशल मीडिया का भी स्वरूप क्या होगा, ये सारी तमाम बिंदुओं पर ये चुनाव समिति बड़े महत्वपूर्ण है। चुनाव समिति मतलब केवल टिकट बांटना नहीं है, चुनाव समिति का मतलब है विभिन्न पहलुओं पर पार्टी की पहुंच कैसे ज्यादा से बने उस पर विचार करना। सर, कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया और आज फरसा गिर गया, इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? अब इसको मैं आप किसी के विषय में क्यों पूछिए, भगवान परशुराम की जय बोलिए और अब सारे समाज मिलकर काम करें, यही ईश्वर से। नहीं, कुछ मैसेज मिला है? जी हाँ, आज से ठीक 2 महीने यानी कि 10 मार्च तक 5 राज्यों में सियासी उठापटक के ताजा अपडेट के लिए आप लगातार ट्यून्ड इन रहे न्यूज इंडिया के साथ। जी हाँ, वक्त है ब्रेक का। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे अपने सहयोगी कुंदन जमिया।